हेलो बच्चा लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नई आर्थिक नीति के सकारात्मक और ऋणात्मक प्रभाव। ऑलरेडी मैं आपको उदारीकरण क्या होता है पिछले पाठे बता दिया, वैश्वीकरण पिछले पाठे बता दिया, निजीकरण पिछले पाठे बता दिया। तो अगर आपको भली बात ही आता है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पार्ट देख लो। अगर आप चाहते हो बेसिक क्लियर करना चाहते हो तो वो पिछले पार्ट जरूर देख लेना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। जब देश में 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे, देश में 1991 में आर्थिक सुधार हुए थे, जिसे आप एलपीजी बोल सकते हुए थे, तो देश में उसके बहुत सारे इंपैक्ट देखने को मिले थे, जिसको में हमें सकारात्मक कुछ देखने को मिले और कुछ नकारात्मक। एक स्टोरी समझाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्याम और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। जी, तो पहले स्टोरी समझाने से पहले आप समझिए, आज जब हम 2020, 24, 25 में जी रहे हैं, तो आर्थिक सुधारों को आज अपने आसपास फील कर सकते हैं बहुत सारे। बट एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि आर्थिक सुधारों के हमें अच्छे प्रभाव देखने को मिले या बुरे प्रभाव देखने को मिले। सबसे अच्छी बात है कि इसके अच्छे प्रभाव भी देखने को मिले और बुरे प्रभाव भी देखने को मिले। वो कैसे? आप नोटिस करो कि आप इतनी दूर बैठकर, आप यूपी में बैठे हैं, आप एमपी में बैठे हैं, बताइए दो कमेंट करके कहां बैठे हो। उतनी दूर बैठकर यहां की वीडियो देख रहे हो, ये किसकी वजह से? ये उदारीकरण की वजह से, ये निजीकरण की वजह से, ये वैश्वीकरण की वजह से। तो एक स्टोरी समझो पहले, तो अच्छी बात हुई है लेकिन समझो। 1991 से पहले इंडिया में, 1991 से पहले इंडिया में कोक 1970 में आई थी, लेकिन उसको देश ने निकाल दिया था। देश के लोगों ने प्रेशर डाला, देश की पॉलिटिकल पार्टी ने प्रेशर डाला और उसे 1970 में इंडिया छोड़ के वापस जाना पड़ा, आईबीएम कंपनी को छोड़ के वापस जाना पड़ा। जब देश में नए आर्थिक सुधार होते हैं 1991 में, तो कोक वापस आती है इंडिया में। तब इंडिया में एक थम्स अप नाम से जो ब्रांड था वो बहुत तगड़ा चल रहा था। कोक आके कहता है कि पार्टनरशिप में काम करेगा हमारे साथ। अब थम्स अप वाला अपने अलग चौड़ में, उसने बोला इस देश में ना मेरी चलती है, भले ही तेरे वर्ल्ड में चलती हो, तेरे से कोई पार्टनरशिप करने वाली चार्ज नहीं है, तेरे से कोई पार्टनरशिप नहीं करेंगे। अब देखने को क्या मिला ऐसा? कोको कोला ने कहा ठीक है बेटा, तेरे को ठिकाने लगाते हैं। उन्होंने क्या करा, अपने जो सेम उनके क्वांटिटी आती थी, इनकी क्वांटिटी वाले में क्वांटिटी तो सेम रखी, लेकिन अपने के रेट क्या कर दिए, कम कर दिए। मान लो एग्जांपल के लिए थम्स अप जो दे रहा था वो कितने की दे रहा था, 7 रुपए की, तो कोक वाले ने कितनी कर दी, अपनी 5 रुपए की कर दी। अब इससे हुआ क्या, धीरे 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 लोग किसको पीने लगे, कोक को पीने लगे। ये वाला अपना रेट नहीं घटा सकता था, क्यों? क्योंकि ये केवल कहां काम कर रहा था, इंडिया में काम कर रहा था, और इंडिया में इसको अकेले बिजनेस है तो लॉस होने लग गया। लेकिन इनको भी लॉस हो रहा था, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है वहां से तो सब प्रॉफिट आ रहा था। धीरे 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 हम सबकी दम निकलने लगी। लास्ट में आके ये हैंड ओवर करते हैं, ये ब्रांड हम ला रहा, तुम ले लो। तो कोक ने उसको खरीद लिया। तो आज आप थम्स अप तो पीते होंगे और पी भी होगी या देखी भी होगी, लेकिन वो थम्स अप कंपनी, वो ब्रांड आज किसका है? वो कोक कोला का है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, इंडियन कंपनी खत्म हो गई किसके आने से? कोक के आने से। कोक एक फॉरेनर कंपनी थी, इसके अच्छे प्रभाव पड़े हैं, बुरे प्रभाव पड़े। तो पॉइंट है, ये था बुरा प्रभाव। लेकिन हम उतनी दूर से ये वीडियो देख पा रहे हैं गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे पेन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्या है? इसके सकारात्मक प्रभाव है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कॉपी में क्या लिख के आने, हमारे को एग्जाम में क्या लिख के आने। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें बेटा, तो सबसे पहली चीज है 1990 से पहले पहले इंडिया के, अगर मैं आयात निर्यात की बात करूं तो लगभग 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ ऐसे निर्यात आयात होते थे। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? जैसे ही अगला साल बीता, 1991 हुआ, इसमें एक बहुत ही शार्प चेंज देखने को आया और इंडिया का जो उत्पादन था वो क्या हो गया, 1-0 और बढ़ गया। विच मीन्स इंडिया ने निर्यात भी लाखों में करने लग गया और आयात भी ज्यादा करने लग गया। अच्छा, अब ये अच्छी बात थी बेकार बात थी पता नहीं है, बट हमारे दोनों चीज बढ़े थे। क्या? निर्यात भी बढ़े थे और आयात भी बढ़े थे। ठीक है, तो इसका मतलब हम पहले कंपेयर में ज्यादा उत्पादन करने लगे, तो सकारात्मक प्रभाव पहले देखने को मिला
उच्च आर्थिक समृद्धि देखने को मिली, क्योंकि जब हम बेच ज्यादा रहे विदेशों को तो जीडीपी बढ़ेगा। तो हमारे जीडीपी में क्या देखने को मिली? ग्रोथ देखने को मिली थी। ठीक, उसके बाद क्योंकि जब हमने अपने देश के गेट खोले, विदेशी कंपनियों को आने दिया, तो वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेके आए, कोक, आईबीएम, ऐसे बहुत सारी कंपनियां। तो विदेशी निवेश इंडिया में क्या हो गया? बढ़ गया, वृद्धि हो गई। दूसरा, जब इंडिया में आएंगी तो अपने देश की करेंसी लेके आएंगी, डॉलर लेके आएंगी, रूबल लेके आएंगी, सेंट लेके आएंगी, बट पॉइंट है इंडिया में तो रुपया चलता है। तो आरबीआई देश का सबसे पैसे ले लेता था और उसके बाद सिर्फ इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके दे देता था, और वो फिर इंडिया में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन इससे हुआ क्या? भारत के पास बहुत ज्यादा क्या लगे? विदेशी करेंसी आने लगी। और आज भी 2024-25 में भी देखा जा रहा है कि कई सारी विदेशी कंपनियां अब और ज्यादा इंडिया में उत्पादन करने के लिए आ रही हैं। तो जब भी वो इंडिया में आएंगी तो क्या होगा? हमारे पास विदेशी मुद्रा के जो भंडार है वो बढ़े। ठीक, उसके बाद हमारे देश में जो लगातार कीमतें बढ़ रही थी वो क्या हो गई? कंट्रोल में आ गई। तो महंगाई को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन और शुद्ध हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। तो एकदम से बढ़ रही थी, उसको रोक लिया गया। उसके बाद निर्यात संरचना में परिवर्तन। पहले हम कच्चा माल निर्यात करते थे, लेकिन 1991 के बाद थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। हमने निर्यात करने का पैटर्न चेंज करा। अब ज्वेलरी सेंड करने लग गए, कपड़े सेंड करने लग गए, मशीनें बेचने लग गए विदेशों को। तो आज के टाइम तो और भी सक्सेस हो गए हम। तो निर्यात तो पहले भी करते थे, लेकिन उसमें किस में बदलाव? उसकी संरचना में बदलाव आया, उनके आइटम में बदलाव आया। ठीक, उसके बाद निर्यात की दिशा में परिवर्तन। सबसे पहले हम जो निर्यात करते थे, अगर ब्रिटिशर टाइम की बात करें, औपनिवेशिक काल की बात करें, तो केवल इंग्लैंड था, पर्शिया था, तो ईरान तक का बोल लो, श्रीलंका था। लेकिन उसके बाद भी, अगर हम आजादी के बाद 1947 से 1990 तक के बाद भी अमेरिका, रशिया, 2-4 देश पकड़ लो, उनसे हमारे लेन देन ज्यादा होते थे। लेकिन 1991 के बाद बहुत बदलाव देखने को मिले। क्या हुआ? हमने एक देश नहीं पकड़ा, हमने कई देश पकड़े और उनके साथ लेन देन चालू करा। तो निर्यात की दिशा में परिवर्तन। दिशा का मतलब होता है एक देश के साथ निर्यात ना करके कई सारे देशों से हम निर्यात करने लग गए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता की संप्रभुता। संप्रभुता का स्थापित होना। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि आपकी वैल्यू बढ़ जाना। आप कौन है? उपभोक्ता। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अभी जैसे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, अगर आपको पास मेरे से अच्छा ऑप्शन होगा ना, आप वहां पढ़ेंगे, है ना? तो और वो भी कोशिश कर रहा है कि आपको खुश रखे, क्योंकि इसके थ्रू चलो भाई पार्ट टाइम में पढ़ा रहे हैं, पार्ट टाइम में इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना बने वही रहेगा जिसपे क्वालिटी होगी, जो डिलीवर करेगा चीजें। तो पॉइंट यह है कि आज हम पैसे खर्च कर रहे हैं, आज हम डाटा खर्च कर रहे हैं। अब मार्केट में जा रहे हैं कोई सामान लेने, एक बंदे को सेम सामान ले रहे हैं, तू तलाक के बात कर रहा है, दूसरे के बात कर रहा है, आइए जी क्या लेंगे जी, और पैसे दोनों पे जाने, तो हम देखेंगे ना कि जहां पे हमारी वैल्यू हो। तो आज की डेट में सरकारी क्षेत्र सामान बेच रहा है, निजी क्षेत्र सामान बेच रहा है, विदेशी क्षेत्र सामान बेच रहा है, और बेच किसको रहा है? कस्टमर को रहा है। तो ध्यान रखना, कस्टमर की वैल्यू आज बढ़ गई है, इसलिए बोलते हैं कस्टमर इज किस किंग, है ना? ग्राहक भगवान समान होता है। भगवान क्यों? क्योंकि अगर नहीं आए, भगवान रूठ गए ना, दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे भगवानों ध्यान दो, उपभोक्ता की संप्रभुता बढ़ गई किसके आने से? नई आर्थिक नीति के आने से उनकी वैल्यू लगी। अदरवाइज पहले तो मोनोपोली थी, खरीदना है खरीदो, नहीं तो मत खरीदो। 1991 से पहले अगर आपको टेलीफोन लगना होता था एमटीएनएल का, तो आज आप ऑफिस जाके आएंगे कि हमें ऑफिस जी अपने यहाँ घर पे ये लगवाना है टेलीफोन, 1 साल बाद आते थे, 1.5 साल बाद आते थे। क्यों? मोनोपोली है, एकल स्वामित्व है, कौन बोलने वाला है। और आज देखो, तुम्हें सिम लेनी है, तुरंत 10 मिनट में चालू हो जाएगी, अगर बदलनी है तुरंत पोर्ट हो जाएगी, और कपड़े पड़े रहते हैं कि इस सिम में पोर्ट करा लो, उसमें पोर्ट करा लो, इसमें करा लो। कारण क्या होता है? वैल्यू किसकी है? कस्टमर की। वैल्यू किसकी है? कस्टमर की। ठीक है, अच्छा, ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट थे, लेकिन क्या नई आर्थिक नीति आने के नकारात्मक प्रभाव भी हुए भारत में? जी बहुत बड़े हुए। पहली स्टोरी जो थी कोक वाली, वो नकारात्मक की तो थी। तो यहां देखो, भारत में जब आर्थिक सुधार हो रहे थे 1991 में, तो 3 क्षेत्र आपको पता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक कृषि होता है, द्वितीयक औद्योगिक होता है, और तीसरा जो होता है सेवा क्षेत्र होता है।
बेचारे तीनों बैठे हुए थे कि चलो कुछ तो मिलेगा हमको। सबसे ज्यादा मिला सेवा क्षेत्र को। ओ भाई, ये भी, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, ये पैसा, वो पैसा। थोड़ा बहुत किसको मिला? औद्योगिक क्षेत्र को। सबसे बुरी बुरी बोल रहा हूं, बुरी अवहेलना, इग्नोरेंस किसको किया गया? कृषि को। कृषि में कोई ऐसी तगड़ी पॉलिसी नहीं आई जिससे देश के किसान का, देश के लोगों का फायदा हो सके। और भारत की तब ज्यादातर पॉपुलेशन किस में लगी थी? खेती में लगी थी। तो भारत में कृषि पर कोई प्रभाव नहीं मिला। किसका देखने का? नई आर्थिक नीति का देखने का। बुक में पढ़ना डिटेल में। दूसरा, ये भी एक देखने को मिला कि देश में क्या आई? तकनीक आई। अब इस तकनीक के साथ समस्या ये आई कि सेवा क्षेत्र को इसने ज्यादा ग्रोथ करी, और सेवा क्षेत्र में लोगों की आवश्यकता कम पड़ती है क्योंकि टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो उस केस में हुआ कि देश की आर्थिक समृद्धि तो बढ़ी, लेकिन देश में रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। ये देखने को मिला। ठीक है, तो रोजगार विहीन समृद्धि का मतलब होता है जहां पर देश का जीडीपी तो बढ़े लेकिन रोजगार ना बढ़े। ठीक है, इसे हम रोजगार वाले चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद आय वितरण में असमानता, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। कई सारी फैसिलिटी आई, तो फैसिलिटी का फायदा किसने उठाया? अमीरों ने उठाया। वो यहां थे तो यहां पहुंच गए, गरीब उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो देश में आय का वितरण क्या हो गया? बढ़ गया, असमानता बढ़ गई। उसके बाद हमारा समाज बेकार हो गया। तुम्हारी बात कर रहा हूं। किसके पीछे भागने लग गया? लाभ के पीछे भागने लग गया। किसके पीछे भागने लग गया? विलासिता की वस्तुओं, विलासिता जो हमें कंफर्ट पहुंचाती है, उनके पीछे भागने लग गया। समाज के बारे में नहीं सोचना, फैमिली के बारे में नहीं सोचना, केवल अपना लाभ देखना है। ठीक है, वो डायलॉग पढ़ते हैं ना आज के टाइम में कि रिश्तेदार से हम दूर रहना चाहते हैं, फलाना ढिकाना रिश्तेदार ये करे, रिश्तेदार वो जाए, गाने भी बने उसके अच्छे अच्छे। तो पॉइंट है, रिश्तेदार है कौन? शायद हमारे चाचा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, लेकिन उनके रिलेशन की बात करें, दादा तो शायद उन्हीं के दोनों बच्चे थे। बट धीरे धीरे लाभ के चक्कर में सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और आज भी हो रहे हैं। तो पॉइंट यह है कि हमारा समाज खराब हो गया है। हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करा और वो लाभ के चक्कर में केवल अपने बारे में सोच रहा है। उसके बाद निजी एवं नकारात्मक प्रभाव। भारत में हर चीज में बिकने लग गई है, निजीकरण हो गया। जैसे एजुकेशन ले लेते हैं, जैसे हेल्थ ले लेते हैं, इनको महंगा करके क्या फायदा? पॉइंट है, ये हमारे समाज की सबसे आवश्यक वस्तु है, तो इनको तो नॉर्मल रखने की जरूरत है इनकी, लेकिन देखने को मिल रहा है इनकी कीमतें क्या हो रही है? बढ़ रही है। अपनी ग्रोथ करने के चक्कर में, एक और पॉइंट, अपनी ग्रोथ करने के चक्कर में हमने अपने देश के संसाधनों का दोहन करा है, संसाधनों का यूज किया है, बट कम नहीं करा है, इतना ज्यादा कर दिया है कि वो एक लिमिट से ऊपर चला गया है। वो पर्यावरण वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसको। ये, और क्योंकि ज्यादा दोहन करा है तो इससे पर्यावरण को भी क्या होने लग गया है? नुकसान होने लग गया है। आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, आप ओजोन लेयर खराब होते देख रहे हैं। तो केवल अच्छा, ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये वर्ल्ड भी है, बट अभी हम भारत की बात करें तो भारत का विदेशी कल्चर के आने से पर्यावरण, कूड़ा कचरा, ये सब क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। तो कुछ अच्छे प्रभाव थे, कुछ नकारात्मक प्रभाव थे। इसको आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से भी एक बार डिटेल में। इसके बाद एक कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट, विमुद्रीकरण, जीएसटी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में लिख देना, यस सर इंटरेस्टेड, बना दो, अदरवाइज ये पार्ट हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।